सिंधी समाज के बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सिंध और सिंधियों से विशेष लगाव था। कई सिंधी प्रमुख व्यक्तित्व उनके सत्याग्रह और स्वदेशी आंदोलनों का हिस्सा थे। 20 और 30 के स्वतंत्रता आंदोलनों के दौरान उन्होंने 7 से अधिक बार सिंध का दौरा किया और छात्रों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं आदि की सभाओं को संबोधित किया। वे सिंधी सूफी विचारों से प्रभावित थे। स्वतंत्रता के संघर्ष में सिंधियों ने पूरी ताकत से महात्मा गांधी का दिल से समर्थन किया। विभाजन के बाद गांधी को भारत में पलायन करने वाले सिंधी शरणार्थियों की दुर्दशा पर दुख हुआ। यह गांधी ही थे जिन्होंने भारत में सिंधियों के लिए एक वैकल्पिक मातृभूमि हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और तत्कालीन सिंधी नेताओं ने प्यार से अपनी नई मातृभूमि का नाम बापू के नाम पर गांधीधाम रखा। ऐसा गहरा बंधन था गांधी और सिंधियों ने एक दूसरे के बीच साझा किया। आज गांधीधाम शहर एक समृद्ध सिंधी बस्ती है जो सिंधियों के लिए हिंद में एक सिंध है, और गांधीधाम इस बात का प्रमाण है कि महात्मा गांधी और सिंधी समुदाय ने जीवन के लिए एक सामान्य उद्देश्य और दिशा साझा की थी। भारत की महान आत्मा ने 5 फरवरी 1929 को डीजे सिंध कॉलेज में कहा, बहनों और भाइयों, आपने मुझे पत्र और पर्स दिया जो आपने लालाजी मेमोरियल फंड के लिए एकत्र किया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जो कुछ आपने मुझे दिया है वह कोष में जाएगा और मेरे पास कुछ भी न बचेगा। आपने अपने संबोधन में मेरी प्रशंसा में बहुत कुछ कहा है। हालांकि एक अंग्रेजी कहावत है जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। यह कहता है, नकल चापलूसी का सबसे ईमानदार रूप है। यदि मैं किसी की प्रशंसा करता हूँ तो मुझे उसके कहे अनुसार कार्य करना चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप ठीक इसके विपरीत चले गए हैं। आपने मानो आकाश तक मेरी स्तुति की है, परंतु मेरी इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं किया। इससे न तो मुझे लाभ हुआ है और न ही आपको। क्या कर डाला आपने? मुझे अंग्रेजी में लिखे एक पत्र के साथ प्रस्तुत किया है। आपने इसमें मेरे सभी कार्यों की सराहना की है, लेकिन अब यह स्पष्ट है कि आप विफल रहे हैं। मुझे समझने के लिए मेरी इच्छा है कि भारत की सेवा करने के इच्छुक सभी छात्र किसी न किसी तरह से काम करें। उन्हें अपनी भाषा में बोलने का प्रयास करना चाहिए। शायद आपने सोचा था कि अगर आपने मुझे सिंधी में पत्र दिया तो मैं इसे समझ नहीं पाऊंगा, लेकिन तब आप मुझे उसका हिंदी अनुवाद दे सकते थे और मैं आपकी देशभक्ति की भावना की कद्र करता और इसके लिए आपका आभारी होता। मैंने तब कहा होता, ठीक है, सिंधी ने जो कुछ भी किया हो या न किया हो, कम से कम उन्होंने मेरे एक उपदेश का पालन किया है। मुझे सिंधी में एक संबोधन देकर। ऐसा नहीं है कि मैं अंग्रेजी को पूरी तरह से खत्म करना चाहता हूँ। निस्संदेह स्वराज के अधीन भारत में अंग्रेजी का स्थान अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के माध्यम के रूप में होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसे अपनी मातृभाषा का स्थान हड़पने दिया जाए। यहाँ तक कि जब विदेशी भी मुझसे मिलने आते हैं तो वे कम से कम मेरी उपस्थिति में हिंदी या अन्य गैर अंग्रेजी शब्दों के रूप में बोलने की कोशिश करते हैं और अपनी बातचीत को वंदे मातरम या सलाम के साथ समाप्त करते हैं। आपने मुझे यहाँ बुलाया है। आपने मुझे दुनिया का सबसे बड़ा आदमी कहा है, लेकिन आप शिष्टाचार के पहले सार को भूल गए हैं। मुझे मातृभाषा में संबोधित करना चाहिए था, या आप केवल मेरी टांग खींचना चाहते थे? मुझे महात्माशिप की जमी हुई हिमालय की ऊंचाइयों तक ले जाना और अपने आप को व्यवहार में मेरा अनुसरण करने का कर्तव्य बनाना चाहते थे? यह मत सोचो कि मैं मुस्कुरा रहा हूँ तो मैं दिल से खुश हूँ। सच बोल रहा हूँ, मेरा हृदय लहूलुहान हो रहा है। अपने दिल में रो रहा हूँ। आपको विदेशी वस्त्र पहने हुए देखकर यह मेरे लिए बहुत अजीब है।
नेहरू रिपोर्ट ने सिफारिश की है कि हिंदुस्तानी स्वराज के तहत भारत की भाषा ही आधिकारिक भाषा होनी चाहिए, लेकिन शायद आप कहेंगे, ओह, ये पुराने विचार हैं, हम उनका अनुसरण नहीं करने जा रहे हैं, हम आज़ादी वाले हैं। अपनी बहनों के शुद्ध हाथों से बनी खादी को पहनने से तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आपने मुझे खद्दर की माला पहनाई है, फिर विदेशी बनावट के कॉलर लगाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? अगर आपको कॉलर लगाना ही है, तो आप विट्ठलदास किरजानी द्वारा तैयार किए गए खद्दर के कॉलर क्यों नहीं लगा सकते? ये विदेशी सामान सजावट नहीं, आपकी बेड़ियां हैं, क्योंकि इनसे भारत के 69 करोड़ रुपए सालाना डूब जाते हैं और हमें गुलाम रखने में मददगार होते हैं। इसलिए मैं घरों की छत से चिल्ला रहा हूँ, लड़कों और लड़कियों, उस पैसे को देखो जो तुम फिजूल खर्ची पर बर्बाद कर रहे हो। अपने साथियों को याद करो जो भूखे मर रहे हैं। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम मेरी परीक्षा में पास नहीं हो पाए। एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 1927 में आई बाढ़ के दौरान प्रो नारायण दास मलकानी ने मुझे यहाँ की समस्या के बारे में लिखा था। उन्होंने यहाँ कुछ गुजराती स्वयंसेवकों को आयात करना आवश्यक समझा। क्या यह शर्म की बात नहीं है कि आपको गुजराती स्वयंसेवकों को यहाँ आने और आपकी सेवा करने की आवश्यकता है? ज्यादा से ज्यादा आप बाहर से आर्थिक मदद स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन क्या यह अपमान की बात नहीं है कि आपको गुजरात से स्वयंसेवकों भी मदद करने के लिए कहना चाहिए? आपके सभी प्रोफेसरों के शिक्षण के बावजूद, आपके सभी ज्ञान के बावजूद, आप अपनी मदद करने के लिए तैयार नहीं हैं। फिर एक तीसरी बात और भी महत्वपूर्ण है। मुझे बताया गया है कि जैसे ही किसी सिंधी युवक के सामने शादी का प्रस्ताव आता है, वह अपने होने वाले ससुर की कीमत पर इंग्लैंड जाना चाहता है और शादी के बाद भी दुल्हन के पिता से पैसे वसूलने का कोई मौका नहीं चूकता। तुम अपने को बहुत चतुर समझते हो, आपको अच्छा खासा पैसा मिलता है और आईसीएस या बैरिस्टर बनने की कोशिश करते हैं। अब इन सब का क्या मतलब है? इस प्रकार तुम अपनी ही स्त्रियों पर, अपनी पत्नियों पर अत्याचार करते हो। हमारी भाषा में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, लेकिन आपने उसे खरीदने और बेचने के लिए संपत्ति मात्र की स्थिति में ला दिया है। हिंदी में एक शब्द है अर्धावायु। क्या कोई मुझे अर्धावायु के लिए एक उचित अंग्रेजी शब्द बता सकता है? दीर्घा से एक आवाज। पक्षाघात। हाँ, पक्षाघात इसके लिए सटीक शब्द है। इससे पता चलता है कि आप हिंदी अच्छी तरह जानते हैं और श्री लुल्ला द्वारा मुझे अंग्रेजी में पत्र प्रस्तुत करने के लिए निंदा प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। खैर, मैं यह कहने जा रहा था कि आज हम अपने समाज को जिस लकवे की स्थिति में पाते हैं, उसके लिए जिम्मेदार आप पुरुषों द्वारा आधे समाज का दमन है। आपने अपना मिल्टन, अपना ब्राउनिंग और अपना व्हिटियर पढ़ा, ठीक है। क्या आपने उनसे यही सीखा है कि तुम अपनी बीवियों को, जो तुम्हारे दिल और तुम्हारे घरों की रानियां हों, कम करके लोंडी बना दो? शर्म करो, शर्म करो। मुझे बताओ कि तुम भूखे रहोगे, लेकिन तुम कभी अपनी महिलाओं को अपने गुलाम नहीं बनाओगे। मुझसे वादा करो कि दहेज की लेन-देन को मिटा दिया जाएगा। शपथ लें कि आप अपनी महिलाओं की स्वतंत्रता को उतना ही संजोएंगे जितना कि आप उन्हें उनकी पूरी गरिमा बहाल करने के लिए मर जाएंगे। नहीं तो याद रखो, सारी दुनिया तुम पर अपना तिरस्कार बरसा देगी। दूसरे दिन प्रोफेसर नारायण दास मलकानी ने मुझे तार किया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी दहेज में केवल एक साड़ी देकर कर दी। वह चाहते थे कि मैं जोड़े को अपना आशीर्वाद भेजूं, लेकिन मैं एक सिंधी दोस्त के रूप में झिझक रहा था, जिससे मैंने इस बात का जिक्र किया कि एक आदमी के लिए अपनी बेटी की शादी सिंध में इतने दहेज के साथ करना असंभव है। इससे पता चलता है कि आपने अपने लिए किस प्रकार की प्रतिष्ठा स्थापित की है। मुझसे वादा करो कि तुम मर जाओगे, बल्कि दहेज प्रथा को चलने देकर
अपनी महिलाओं के अपमान में भागीदार नहीं बनोगे, तब मैं समझूंगा कि तुम अपने देश की आज़ादी के लिए तैयार हो। अगर मेरे पास कोई लड़की होती तो मैं उसे जीवन भर मायके में रखना पसंद करता, बजाय इसके कि उसकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से कर दूं जो उससे शादी करने की शर्त के रूप में एक पाई तक मांगे। इन 4 बातों को याद रखें। अपनी मातृभाषा का उपयोग करें, केवल घर का बना कपड़ा पहने, अपनी महिलाओं को सामाजिक अक्षमताओं से मुक्त करें और हमारे गरीबों की मदद के लिए कुछ करें। अंत में, मैं आपको चेतावनी देता हूं कि यदि आप मेरे सभी कार्यों की सराहना के बाद भी मेरी सलाह पर अमल नहीं करते हैं, तो आपको भाट या बाढ़ कहा जाएगा। विदेशियों को भी अपनी भाषा में पता देना चाहिए। संदर्भ 21 फरवरी 1929 को सिंध छापों पर डायरी का अंकन जो उस तारीख के यंग इंडिया में प्रकाशित हुआ था। अभी शेष है, अगले अंक में पढ़िए। धन्यवाद।